Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 8 मार्च 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइजीरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन में दी गई जो अलग अलग 4 बॉडीज हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट को इशू करती है। ऑप्शन नंबर ए द एशियन डेवलपमेंट बैंक, या ऑप्शन नंबर बी द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी द यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, या ऑप्शन नंबर डी द वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में भी ये वाला आर्टिकल मेंशन है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे। तो जापान से 6 बुलेट ट्रेन खरीद रहा है भारत। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में 6 बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं, बट आगे का जो हमारा मेन टारगेट है वो है 18 बुलेट ट्रेन को परचेज करना। और अब की बार ये जो डील है वो पूरी तरह से फाइनल भी की जाएगी। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर बुलेट ट्रेन के बारे में हम तो बहुत समय से सुन रहे हैं कि इंडिया में चलने वाली है। हाँ, आपने ये सुना होगा जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हो गई थी वैसे अप्रैल 2020 में, लेकिन कई सारे डिलेज हो गए। फॉर एग्जांपल कोविड-19 का समय था तो कोविड की वजह से डिलेज हो गए। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर में ज़मीन वगैरह परचेज कर रही थी, उसमें डिलेज हो रहे थे लगातार। तो उन सारे मामलों को अब यहाँ पर निपटा लिया गया है, जिसके बाद यहाँ पे पूरा जो कॉरिडोर है वो दोस्तों तैयार हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कॉरिडोर जो गुजरात का है वो तैयार हो चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मुंबई की साइड से रह गया है, वो भी तैयार हो रहा है। तो ये कंप्लीट होते ही यहाँ पर हम देख पाएंगे जो बुलेट ट्रेन है वो दौड़ती हुई नजर आएगी। अभी इसी से संबंधित एक टॉपिक हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन हुआ है, लैंड एक्विजिशन फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद कंप्लीटेड। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, पूरा कॉरिडोर तैयार करना है, पटरियाँ यहाँ पर बिछानी है, प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, तो इसके लिए बहुत सारा ज़मीन चाहिए। तो अभी महाराष्ट्र के अंदर में ज़मीन सरकार जो खरीद रही थी, ठीक है, उसमें कई सारे इश्यूज आ रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डिलेज है वो देखने को मिले। नाउ फाइनली जो लैंड एक्विजिशन का सारा मामला था वो सब कंप्लीट हो गया है, ये बेसिकली इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। नाउ अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करने वाला है, इंडिया को क्या बेनिफिट पहुंचाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से इंडिया और जापान के जो रिलेशंस है वो और भी मजबूत होंगे, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन की जो पूरी टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये जापान से आ रही है, जापान से हम ये ट्रेन को खरीद रहे हैं। ठीक है, और अभी इसके बारे में डिटेल से और बात करेंगे। फिलहाल ये लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर यह आपको मैप दिख रहा होगा, तो ऊपर गुजरात है, नीचे यहाँ पर आपको मुंबई देखने को मिलेगा जस्ट नीचे। तो मुंबई से गुजरात, स्पेशली मुंबई के अंदर में जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर ये जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन वो चलेगी और इस तरीके से होते हुए गुजरात में एंटर करेगी, और फिर गुजरात में ये सारे एरियाज़ को कवर करते हुए जो भी सूरत है ना, वडोदरा है, उसके अलावा ऐसे वडोदरा को क्रॉस करते हुए ऊपर जाके अहमदाबाद तक यहाँ पर ये पूरा का पूरा ट्रेन चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर ये पटरियाँ हमारी बिछेंगी और ये जो ट्रेन है इस रूट पे दौड़े करेगी। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बुलेट ट्रेन की बात। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये जो बुलेट ट्रेन जापान से हम खरीद रहे हैं ये कौन सी है, तो इसका नाम जरूर से ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नाम है इसका दोस्तों शिंकानसेन। क्या नाम है? शिंकानसेन। ये स्पेलिंग मैंने आपके सामने लिख दी है, SHINKANSEN। ठीक है, तो शिंकानसेन नाम की ये ट्रेन है। इसकी स्पेशली यहाँ पर एक सीरीज है जिसका नाम है E5 सीरीज, ये टॉप की सीरीज मानी जाती है। तो इस वाली सीरीज को ही दोस्तों हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी
जो ये ट्रेन्स परचेज करने का पूरा प्रोसेस है, इसको ऑपरेट करने का काम, ये सब इस साल 15 अगस्त तक निपट जाएगा। और ये जो मेन काम इंडिया में सौंपा गया है इन सबको खरीदने वगैरह का, ऑपरेट करने का, वो काम दोस्तों NHRCL को सौंपा गया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनको यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो दिए गए हैं। और जैसे मैंने बताया, वैसे जो हमारा आगे का टारगेट देखें तो 18 बुलेट ट्रेन को परचेज करना हमारा मेन टारगेट है, जिसके लिए इंडिया लगभग 7,000 करोड़ रुपया जापान को देगा। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो 390 से 400 करोड़ करीब यहाँ पर एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इतना रुपए की एक बुलेट ट्रेन पड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला 6 ट्रेन परचेज करेंगे, लेकिन मेन टारगेट हमारा 18 बुलेट ट्रेन को परचेज करना है, क्योंकि ऐसे रूट और भी चलाए जाएंगे अलग अलग जगह पर। बट अभी इसको पहले हमें सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल लगने में भी दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएस में भी जापान ये वाला प्रोजेक्ट लगा रहा था, बट वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो फिलहाल अगर ये अच्छी तरीके से लागू हो जाता है, देन उसके बाद और भी जगह पर ये जो रूट्स है वो चलाए जाएंगे। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है जो पहला ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट होगा वो जून जुलाई 2026 गुजरात में यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगी ये अलग अलग मुंबई के शहरों को और अहमदाबाद का, मतलब अहमदाबाद तक यहाँ पर इस पूरे एरिया को जोड़ देगी। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेन चलने वाली है इन दो डिस्टेंस में, ये कितनी दूरी है, तो ये है लगभग 508 किलोमीटर्स। 508 किलोमीटर की दूरी आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगी। इतनी दूरी को ये तय करेगी ये ट्रेन। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे आज अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करना होता है, जैसे मान लो किसी को मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो वो ट्रेन के जरिए 6 घंटे यहाँ पर लग जाते हैं दोस्तों। वही जो टाइम है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2 घंटे 45 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल हो जाया करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रेन। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, तो लगभग बताया जा रहा है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों ये जो ट्रेन है वो चला करेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में ज़रूर से होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, स्पेशली यहाँ पर जो ये ट्रेन का वर्जन है ये कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बोला जो काम है वो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन सारा आपको मामला देखने को मिलेगा, लेकिन जिसमें कई सारे पुल ऑलरेडी तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है, गुजरात में लगभग कह सकते हो जो 20 पुल तैयार होने हैं, उसमें से 7 पुल ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। मुंबई का आधा काम हो चुका है लगभग। ठीक है, तो लगभग 45-50% तक गुजरात में काम खत्म हो चुका है, और दूसरी चीज़ मुंबई से 20 से 25% तक काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा काम और रह गया है, देन उसके बाद में इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और जैसा ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होने के बाद में बाकी सारे जो रूट्स हैं उसके ऊपर भी काम करना हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस डील में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखना होगा। बेसिकली बताया जाता है कि जो ये ट्रेन है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन, इसके अंदर अपने आप में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे इसकी स्पीड, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अभी तक माना जाता है कि जो बुलेट ट्रेन दुनिया में बेस्ट है वो जापान के पास में ही है। ठीक है, इस ट्रेन के पास में और भी कई सारी चीज़ें हैं। इस तरीके का यहाँ पर इसका शेप है जो कि हवा के रेजिस्टेंस को रोकेगा, इसकी स्पीड को कह सकते हो कि तेज़ चलने में यहाँ पर मदद करेगा। दूसरी बात, इसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सेफ्टी सिस्टम को एडवांस कर दिया गया है। इसमें एंटी डिरेल सिस्टम लगाया गया है कि भाई जैसा आप देखते हो कि कई बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है, बट ये नहीं उतरेगी। तो इस प्रकार के सिस्टम्स के ऊपर यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है, मेंटेनेंस सपोर्ट, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में, है ना। तो ये जो डील है ये इंडिया के लिए डेफिनेटली एक गेम चेंजर होने वाली है। बट देखेंगे इसको कितनी जल्दी यहाँ पर, अब वैसे अभी तक काम खत्म हो रहा है लगभग, बट अब से यहाँ पर कितनी जल्दी इंप्लीमेंट किया जाता है वो यहाँ पे हमारे देखने वाली बात है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के अखबार में पेज नंबर 3 या 4 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है हमारी केंद्र सरकार ने जो रॉ जूट होता है, इस जूट के सपोर्ट प्राइस को, स्पेशली जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। तो सरकार ने जूट के ऊपर में एमएसपी बढ़ाया है। तो एक तो एमएसपी ये टॉपिक लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है ना। अभी फार्मर प्रोटेस्ट, ऐसे बहुत कुछ आपने देखा, एमएसपी लगातार न्यूज़ में बना रहा। दूसरी चीज़, यहीं पर आपको जूट के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। इस जूट के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी एक सवाल भी पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो न्यूज़ क्या है ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस न्यूज़ को मैं बिल्कुल कटिंग्स के थ्रू डिटेल से पढ़ाऊंगा। हुआ ये, जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्पेशली जो रॉ जूट है,
ये अभी इस जूट के ऊपर में 2024-25 के सीज़न के लिए इस एमएसपी को बढ़ा दिया है। ठीक है, 285 रुपये से दोस्तों यहाँ पर एमएसपी बढ़ी है। तो अब यहाँ पर कितने रुपए तक का होगा, तो अगर किसान को 1 कुंटल जूट बेचना है तो उसका 5335 रुपीज़ मिलेगा। तो पर कुंटल 5335 तक दोस्तों ये अमाउंट पहुँच चुका है। सरकार का कहना यह है कि पिछले 10 सालों में ये एमएसपी तेज़ी से बढ़ा भी है। गवर्नमेंट ने इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ किया है कि 2014-15 में 1 कुंटल के लिए केवल 2400 रुपये दिया जाता था, बट 122% से यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब फाइनली 5335 रुपया यहाँ पर कुंटल के हिसाब से गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये दोस्तों एमएसपी जूट के ऊपर में जिसको इंक्रीज़ किया है। अब ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ी बात जो ये जूट होता है इसका यूज़ कई सारी जगह पर होता है। इस तरीके के आपने देखे होंगे बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं इसके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये जो जूट है ना, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और दूसरी बात, अब इस जूट का प्रोडक्शन कौन से स्टेट्स में होता है, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एमएसपी बढ़ाया गया है तो यहाँ के किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तब ये बेचेंगे अगर गवर्नमेंट को, तो उस पर ये अमाउंट मिलेगा। क्लियर? चलिए, ये आपको न्यूज़ समझ में आ गया। मैंने न्यूज़ की कटिंग यहाँ पर लगा दी थी। अब केवल अखबार पढ़ना या आर्टिकल पढ़ना इनफ नहीं रहेगा, आपको भी पता है। इस अखबार के आर्टिकल के बाद आपको बैकग्राउंड डिटेल्स पता होनी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। ये तो करंट न्यूज़ हो गया, इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ये आपका एक जरिया है कि हाँ, इसके जरिए आपने अपने सिलेबस के थ्रू ये चीज़ें पढ़नी होंगी कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ मैं आपको कंपाइल करके देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा न्यूज़, करंट डेटा। अब आते हैं स्टैटिक पोर्शन पे, जहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। पहली चीज़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जूट इंडस्ट्री इंडिया में किस लेवल पर है, दुनिया में इंडिया की क्या स्थिति है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए बात करते हैं जूट इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में। तो माना जाता है कि इंडिया की जो नेशनल इकॉनमी है, इस इकॉनमी के अंदर पिछले कुछ समय से जूट इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल हमने देखा। ठीक है, स्पेशली वेस्ट बंगाल की साइड से बात करें, इंडिया के ईस्टर्न रीजन की साइड से बात करें, तो इस इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल बन रहा है हमारी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए। ध्यान रखना, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जूट का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, इस तरीके के गनी बैग्स वगैरह बनाने के लिए, ऐसे बोरे बनाने के लिए जिसमें सामान वगैरह रखकर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये एक नेचुरल, रेन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो एनवायरमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल क्या है इंडस्ट्री की, वो समझ में आया। अब बात करते हैं इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है जूट प्रोडक्शन को लेकर। तो दोस्तों अगर आप पूरे दुनिया का स्टेटस देखोगे तो पूरे दुनिया में जितना भी जूट का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 70% उत्पादन केवल भारत में हो रहा है। तो आप इमेजिन करो इंडिया कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ है इस स्पेशली जूट के मामले में। ठीक है, और इंडिया में जो ये जूट इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली लगभग 3.7 लाख वर्कर्स को रोजगार देती है। ठीक है, और एक बात और, आप ये देख पा रहे होंगे हम दुनिया में इतना बड़े लेवल पर उत्पादन कर रहे हैं इसका, और जितना उत्पादन हो रहा है उसका 90% वैसे डोमेस्टिकली हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो उसको हम कंजम्पशन भी में भी अगर आप देखें तो जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम लोग यहाँ पे कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है, और इंडिया में जितनी भी जूट की इंडस्ट्रीज़ हैं 73% इंडस्ट्रीज़ ये केवल वेस्ट बंगाल में। इस वजह से जूट के मामले में वेस्ट बंगाल बहुत ही ज़्यादा आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 108 जूट मिल्स हैं तो उसमें से 79 वेस्ट बंगाल के अंदर में लोकेटेड हैं। क्लियर? अब बात करते हैं प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेटा की, कि भाई इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर तो एक्सपोर्ट वगैरह भी करता होगा। तो एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट क्या, इंडिया इंपोर्ट भी करता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम 2022-23 का डेटा देखें, एक लेटेस्ट डेटा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर अपलोडेड है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा जूट गुड्स का प्रोडक्शन है दोस्तों, इसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया। जो प्रोडक्शन अगर आप देखोगे जूट से बनने वाले सामान का, वो लगभग 12,46,500 मैट्रिक टन के आसपास देखने को मिला 2022-23 में। और इसमें से जो हमारा एक्सपोर्ट था वो भी आपकी बार बढ़ा, एक्सपोर्ट हुआ 1,77,270 मैट्रिक टन का। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया था उसका कुछ प्रतिशत हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो इसी सेम पीरियड में ज़रूरत पड़ जाती है हमें इंपोर्ट करने की। तो इंडिया दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट भी करता है।
आप देखोगे तो 121.26 थाउजेंड मेट्रिक टन के आसपास जो ये कच्चा जूट है वो हमने इसी टाइम पीरियड में 2022-23 में ही हमने इंपोर्ट भी किया है। और ये हाई क्वालिटी वाला जूट हम सीधा बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इंपोर्ट की। अब आगे आते हैं। अब जो हम लोग बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो कौन सा है? कच्चा, एकदम रॉ फॉर्म में जो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे जब यहाँ पर ये होता है रॉ फॉर्म में यहाँ पर तैयार रहता है। अब क्या हुआ, इससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना दुनिया भर में, वो रॉ जूट नहीं करते, जूट से बने हुए सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट कौन कौन से देशों में? यूएसए, फ्रांस, घना, यूके, नेदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, उसके अलावा कोट डिवोर है एंड ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इन सब कंट्रीज़ में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जूट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। स्पेशली ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमें जूट की खेती करनी हो तो उसके लिए कौन कौन से जो कंडीशंस हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 कंडीशन, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान चाहिए होगा। बारिश 150 से 250 सेंटीमीटर। अगर कौन सी मिट्टी में बढ़िया ग्रो करता है तो वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल में बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत के बाद में दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे आते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया में वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यही 3 जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये आप देख पाओगे। ऐसे प्रोडक्शन जो है जूट का वो इन सब राज्यों में होता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। बट ये सब राज्यों में प्रोडक्शन जो हो रहा है वो फीका पड़ जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के प्रोडक्शन के आगे। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ डेटा आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। यूजेस की बात करेंगे तो जूट का इस्तेमाल हम जैसे इसके गनी बैग्स बनाते हैं, चारपाई बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, यार्न, कारपेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर जूट से तैयार की जाती हैं। क्लियर। तो जूट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या जहाँ से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं वो सारे के सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर रख दिया गया है। अब इसको साइड में करते हैं। अब आते हैं इसी आर्टिकल के पार्ट नंबर 2 पर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एमएसपी के बारे में भी, क्योंकि दोस्तों इसी जूट के ऊपर रिसेंटली एमएसपी बढ़ाई गई है, जिस वजह से हम पढ़ रहे हैं आज ये। एमएसपी क्या होती है? यह है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हमारी सरकार हमारे किसानों को देती है उनके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एट द लास्ट यहाँ पे आप देख पाओगे नाम ही इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं, खेती करने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो अपना अनाज उगाया है उसको पहले वो बेचने की कोशिश करता है मार्केट में, मंडी में। अगर उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है, बढ़िया दाम मिल रहा है तो वहाँ पे बेच देते हैं। अगर बढ़िया दाम नहीं मिल रहा है तो दोस्तों वो गवर्नमेंट के पास में ले जाकर एमएसपी में इसको दे देते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये प्राइस ऐसा है जिसमें यहाँ पर फार्मर को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, फार्मर का कहना यहाँ पर ये होता है कि देखो ये जो एमएसपी है, उनको पता है अगर मेरा ये वीट या फिर ये जो मेरा जो भी अनाज है वो अगर ना बिका, मुझे कुछ घाटा हो रहा है इसके अंदर में, तो मैं सरकार को बेच दूंगा एमएसपी पर। सरकार मुझे कम से कम इतना पैसा तो देगी ना, मुझे इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो लॉस की टेंशन होती है दोस्तों वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके के एमएसपी को प्रोवाइड करवाती है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, हमारे फार्मर्स को। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब दोस्तों इंडिया में अगर आप देखोगे तो कई सारी फसलें हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है। स्पेशली आपको 23 फसलें देखने को मिलेंगी जिस पे एमएसपी दी जाती है आज के समय पर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जिसमें से 23, जब मैं फसलें बोल रहा हूँ ना तो इसमें से 22 तो हमारी फसलें हैं, और एक जो हो गया वो हमारा हो गया शुगर केन यानी गन्ना। गन्ने के ऊपर दोस्तों एमएसपी नहीं देते हैं, ध्यान रखना। तो क्या देते हैं? गन्ने पे एमएसपी नहीं, गन्ने पे एफआरपी देते हैं, दैट इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज। जो 23 फसलें हैं इसमें से 22 फसलों पर एमएसपी और एक पर एफआरपी दी जाती है। ये फसलों की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है जिसको आप एक बार पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इससे पहले आर्टिकल डिस्कस किया, इन सब आर्टिकल्स का जो बैकग्राउंड डेटा है, ये सब कुछ डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। और वो जो पीडीएफ होता है वो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। कहने का मतलब है कि वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने की टेंशन आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारा कंटेंट इस ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाता है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हेल्प हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, क्योंकि अगर आप पीडीएफ्स वगैरह आप डाउनलोड करते होंगे, आपको ही पता होगा यार स्टोरेज में क्या इशूज़ आता है, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप आज ग्रुप ज्वाइन करोगे तो केवल आज से पीडीएफ मिलेगा, नहीं। अगर आप आज भी ग्रुप ज्वाइन करोगे तो पुराने पीडीएफ्स तो आपको मिलेंगे, प्लस आगे के पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स इसके आगे मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको इस तरीके का मैसेज करना है, ठीक है। जिसके बाद आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो रहे हैं, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा एक टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो। बाकी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए आगे आते हैं एक और टॉपिक पर। आज के ही हमारे द हिंदू अखबार में एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। 8 मार्च का टॉपिक है। बात हो रही है कि 85% जो गिग वर्कर्स हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसको लेकर एक स्टडी पब्लिश हुई है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले ये सुन लो, ये न्यूज़ सुन लो, क्योंकि ये तो हो गया हमारी न्यूज़। अब मैं इसकी कटिंग्स आपको दिखा देता हूँ क्या कहती हैं। तो एक सर्वे होता है, उस सर्वे के अंदर यहाँ पर बताया गया कि वो सर्वे के अंदर में लगभग 5000 जो गिग वर्कर्स हैं उनको कवर किया गया। अलग अलग शहरों से पूछताछ की गई, और एट द लास्ट जब सर्वे का डेटा इकट्ठा हुआ तो ये पता चला उनमें से 85% से ज़्यादा वर्कर्स 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडर्स हैं, 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और कोई कोई यहाँ पर 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, उनसे करवाया जा रहा है, ठीक है। और 65% जो वेमेन ऐसी गिग वर्किंग वाली जॉब में है, उनका कहना यह है कि वो अनसेफ फील कर रही हैं अपनी जॉब्स में। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर एक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ, और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में ही यहाँ पर क्या होता है, एनजीओ के माध्यम से रिकमेंडेशन दी गई हैं। इस रिपोर्ट ने अपने खुद रिकमेंडेशन दिए हैं। बोला है कि भाई जब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं इन गिग वर्कर्स को प्रोटेक्शन देनी होगी। पहली बात, कैसी प्रोटेक्शन? अभी अच्छा एक चीज़ और यार, ये गिग वर्कर्स होते कौन से हैं? तो आप देख पाओगे जिनकी जॉब ना बिल्कुल टेम्पररी सी है, परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहे हैं। जैसे डिलीवरी आप देख पाओगे बॉयज़ हैं, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, स्विगी है, जोमेटो है, उस पर काम करने वाले यहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ हैं। ये सब क्या है, ये गिग वर्कर्स हैं, ठीक है। और ये वाली इकॉनमी जो है ये गिग इकॉनमी कहलाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बात क्लियर हो गई। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो इनकी जॉब्स यहाँ पर इतनी कोई सिक्योर नहीं है। अब इन सब चीज़ों को लेकर क्या है, इस रिपोर्ट ने ये बोला जो ये गिग वर्कर्स हैं, हमने रिपोर्ट में देखा इनको सैलरी कम मिल रही है, ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, तो ये सब हटाया जाए, भाई इनकी प्रोटेक्शन की बात करी जाए। रिपोर्ट ने बोला कि यहाँ पर हमें गिग वर्कर्स को बचाना होगा, जो सैलरी कम मिल रही है इनको उससे यहाँ पर बचाना होगा, इनका एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाना होगा। भाई जो टाइमिंग है प्रॉपरली काम करने की, वो टाइमिंग यहाँ पर इनके पास में होनी चाहिए। उस टाइम से 8 घंटे का अगर मिनिमम टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम में उनका काम खत्म होना चाहिए। सैलरीज टाइम पर देनी पड़ेंगी। ये बातें यहाँ पर रिपोर्ट ने मेंशन की हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा। तो दोस्तों एग्जाम में डायरेक्टली आपसे प्रश्न बन सकता है गिग इकॉनमी के बारे में पूछा जाएगा। गिग इकॉनमी के बारे में बताओ क्या है ये इकोनॉमी, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपके चारों पेपर में हेल्प करेगा। पहली चीज़, गिग इकोनॉमी एक प्रकार का फ्री मार्केट सिस्टम है जिसमें मैंने बोला टेम्पररी पोजीशंस आपको देखने को मिलती हैं। भाई यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है कुछ होता ही नहीं है, वर्कर को बस खाली थोड़े समय के लिए रख रखा है, जब तक ज़रूरत है कभी भी निकाल देंगे। तो इनसिक्योर सी जॉब आपको ये देखने को मिलेगी। अब एक रिपोर्ट आती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की साइट से। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि भारत की जो गिग वर्कफोर्स है इसके अंदर यानी कि गिग इकॉनमी के अंदर लगभग 15 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे हैं। 15 मिलियन वर्कर्स, ये नंबर अपने आप में बहुत ह्यूज है दोस्तों, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल सर्विसेज में भी यहाँ पर गिग वर्कर्स काम करते हुए नजर आएंगे। 2019 की एक और रिपोर्ट है इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की। उस रिपोर्ट का कहना यह है कि इंडिया जो है 5वां
कह सकते हो सबसे बड़ा देश है इस प्रकार से यहाँ पर गिग इकॉनमी के मामले में। पहला यूएस, चाइना, ब्राज़ील, जापान है, फिर उसके बाद में आपको इंडिया भी इसी रेंज में देखने को मिलेगा। अब बात आती है इस गिग इकॉनमी की, भाई इतने मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। हाँ, तो अब इस बात को समझा तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो रोजगार मिला हुआ है उसमें से 56% जो रोजगार है वो इसी गिग इकॉनमी से जनरेट होता है। ऐसे वाले वर्क्स, स्पेशली यहाँ पर जो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं उनको सबको मिला के बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लू कॉलर वर्कर्स और वाइट कॉलर वर्कर्स इन दोनों को मिला लें तो 56% एम्प्लॉयमेंट दोस्तों यहीं पर इन्हीं वर्कफोर्स के अंदर में कवर किया गया है। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है। अब इस आर्टिकल को यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन कॉलर वर्कर्स के बारे में बता देता हूँ। ये डिफरेंट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं। जैसे अभी हमने वर्ड यूज़ किया ब्लू कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर वर्कर, क्या होता है ये, चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कई सारे हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जब बात करते हैं ब्लू कॉलर वर्कर की तो ये वो वाली क्लास होती है जहाँ पर एक व्यक्ति लेबरिंग का काम कर रहा है। लेबर है, बस खाली यहाँ पर अपना जितना काम कर रहा है घंटे के हिसाब से उसको उसकी मजदूरी मिल जा रही है। वैसे वर्कर ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं। फिर आता है एक वाइट कॉलर वर्कर, ये एक सैलरीड प्रोफेशनल होता है, वही ऑफिस जाने वाले, डेली बेसिस पे काम करने वाले, फिर लास्ट मंथ को एक सैलरी मिल जाती है मंथ में, वो वाइट कॉलर वर्कर। फिर आता है गोल्ड कॉलर वर्कर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से हाईली स्किल्ड नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। इनके पास में नॉलेज ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब गोल्ड कॉलर वर्कर में आते हैं। फिर यहीं पर आता है ग्रे कॉलर वर्कर। ग्रे कॉलर वर्कर की दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यह डिस्क्राइब करता है कि मान लो जो व्यक्ति यहाँ पर अपने रिटायरमेंट के बाद काम कर रहा है, ठीक है, स्पेशली फायर फाइटिंग में, पुलिस ऑफिसर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, है ना, तो इस तरीके के वर्कर्स यहाँ पर ग्रे कॉलर वर्कर में आते हैं। बात क्लियर हो गया, आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आता है ग्रीन कॉलर वर्कर। नाम से पता चला है ग्रीन यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा। जो भी एनवायरमेंटल सेक्टर के अंडर में काम कर रहे होंगे वो हमारे ग्रीन कॉलर वर्कर होंगे। स्पेशली सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री में, ग्रीन पेस में, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की कैटेगरी में काम कर रहे होंगे, हमारे ग्रीन कॉलर वर्कर होंगे। यहीं पर पिंक कॉलर वर्कर, पिंक समझ गए होंगे, यहाँ पर बात हो रही है वेमेन की। तो पिंक कॉलर वर्कर बेसिकली क्या है, ये हमारे वेमेन वर्क से संबंधित होता है, स्पेशली यहाँ पर जिसमें पेमेंट वगैरह, सैलरीज वगैरह बहुत कम होती है। फिर होता है एक स्कारलेट कॉलर वर्कर। स्कारलेट कॉलर वर्कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टर्म यूज़ किया जाता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आता है रेड कॉलर वर्कर। तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हर प्रकार के, उनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। फिर आता है एक ओपन कॉलर वर्कर। ये वो वर्कर हैं जो कि यहाँ पर घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, स्पेशली इंटरनेट वगैरह से। तो ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे ब्लू और वाइट कॉलर वर्कर की, है ना। तो हमने बोला गिग इकॉनमी के अंदर में ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कर्स सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। अगर आप गिग इकॉनमी को देखते हो दोस्तों तो इंडिया में लगभग, जैसे मैंने बोला, 15 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। और इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आने वाले समय पर ये संख्या और बढ़ने वाली है। अभी भी इंडिया की जो जीडीपी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं वर्कर्स के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया का मेन टारगेट है 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को बनाना, ठीक है। तो ये जो गिग इकॉनमी दोस्तों अगर आपको देखने को मिलेगी, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इंडिया के अंदर में, इंडिया को इकॉनमी के मामले पे आगे लेकर जाना, अनएम्प्लॉयमेंट गैप को यहाँ पर रिड्यूस करना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इन सब चीज़ों को करते हैं साइड में, ये तो हमने मेन चीज़ें वगैरह जो भी था वो सब समझ लिया, क्या है क्यों है। अब बात करते हैं इसी गिग सेक्टर से संबंधित कुछ चैलेंजेस को। दोस्तों ये जो सेक्टर है ना, इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है अनरेगुलेटेड नेचर। ये जो इकॉनमी है बस खाली नाम की चल रही है, बस इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है। गिग इकॉनमी में जो भी वर्कर काम कर रहा है, क्या उसे कोई सोशल सिक्योरिटी मिल रही है? नहीं। कोई इंश्योरेंस मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। बस खाली जितना काम कर रहा है उतना पैसा मिल गया, कभी कभी उसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, कभी पैसा भी टाइम पर नहीं दिया जाता। पहली बात ये हो गया अनरेगुलेटेड नेचर। दूसरा है नीड फॉर स्किल्स। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति जिसके पास में स्किल होगी, देखो इस बात को ध्यान से सुनना और सही भी है, एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके पास में बहुत सारी स्किल्स हैं, वो अगर कंपनी में जाता है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अपने बॉस को या उसको एक कह सकते हो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं आपकी कंपनी के प्रति काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा, तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़िया रहेगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास में कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट ही नहीं है, तो वो किसी भी जॉब पर, किसी भी जो भी मतलब कि जो भी पे होगा, ऑब्वियस ही बात है, उस पर यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, ठीक है।
तो उसकी सैलरी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी, कहने का मतलब है। और जो स्किल व्यक्ति होगा, जिसके पास में स्किल्स होंगी बहुत सारी, टैलेंटेड होगा, वो ये कहेगा मेरी गारंटी मैं आपको इतना कंट्रीब्यूट करके दूंगा, ठीक है, आप मेरे बस खाली ये चेक करो, आप मेरी स्किल्स देख रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सबको टेस्ट करने के बाद में तो वो यहाँ पर डिमांड करता है हाई सैलरी की। तो ये चीज़ यह भी कहीं ना कहीं गिग सेक्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती हुई हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ समाप्त। आज के ही अखबार में एक और इम्पॉर्टेंट खबर छपी हुई है पेज नंबर 3 पर, वेमेन इन कमांड एट असम टी स्टेट मैनेजमेंट। क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जब बात करते हैं हम लोग चाय की, ठीक है, चाय में चाय की पत्ती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाय की पत्ती के लिए यहाँ पर जब असम की बात करते हैं, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस टी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो बोला यह जा रहा है कि असम के अंदर में कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पर काफ़ी सारे कह सकते हो कि फ़ायदेमंद चीज़ें हुई हैं, इंस्पिरेशनल चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो असम के अंदर में जो टी इंडस्ट्री है दोस्तों, जो चाय की पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ पर महिला को एज अ मैनेजर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है लगभग 181 साल बाद। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर महिला को एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया। नहीं तो फिर ज़्यादातर जो महिला इस सेक्टर में काम कर रही है वो एग्जीक्यूटिव जॉब्स के अंदर में कर रही हैं, ठीक है। अभी तक मैनेजर के लेवल पर अपॉइंट नहीं किया गया था, बट अब ये चीज़ है, ये जो सोच है वो यहाँ पर बदल चुकी है। 2018 में यहाँ पर मंजू बरुआ नाम की यहाँ पर एक कह सकते हो कि फीमेल पर्सनालिटी हैं, जिनको यहाँ पर एक मैडम का दर्जा दिया गया इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में। तो जो एक कह सकते हो चलन आ रहा था असम के अंदर में कि इस टी इंडस्ट्री में हमेशा एक बड़ा साहिब होगा मैनेजर, तो वो जो है इन पर्सनालिटी ने बदल दिया, बड़ा मैडम करके यहाँ पर एक नई जो है कह सकते हो कि जो थिंकिंग है वो यहाँ पर लोगों की चेंज की। तो कहीं ना कहीं असम के अंदर में हमने ये देखा कि जो वेमेन की जो कह सकते हो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली इस टी इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, वो बहुत ज़्यादा है। तो वेमेन अभी भी सारे राज्यों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो असम के टी इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और आगे यहाँ पर अभी मैनेजिंग की जो पोजीशन है उसमें भी यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। लेकिन ये बात हमारे एग्ज़ाम के लिए इतनी काम की नहीं है, इतनी क्या एग्ज़ाम के लिए काम की है ही नहीं। तो आपने क्यों पढ़ाया? मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि मैं आपको थोड़ा सा टी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा सकूँ, क्योंकि आज से अगर आप देखोगे, वैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ ये वाला टॉपिक, इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने लगभग 2 महीने पहले पढ़ाया था, पिछले साल दिसंबर में। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा रिविजन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर साल एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है। कई क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, वो आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब बात होती है चाय की, टी की, तो दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक चाय है। चाय बनता किससे है? एक प्लांट जिसका नाम है कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट। चाय पीते हो तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा देखो, माना जाता है कि जो चाय है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिनेशन म्यांमार, चाइना, यहाँ से हुआ। लेकिन एग्जैक्ट प्लेस यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पर इतनी क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन कुछ एविडेंसेस, कुछ सबूत यहाँ पर ये बताते हैं कि चाय सबसे पहली बार चाइना में आज से 5000 साल पहले कंज्यूम की गई थी। अब दोस्तों चाय की खेती करने के लिए कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसको फॉलो करना होता है। जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। उसके अलावा टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर ज़्यादा या कम हो जाएगा तो वो चाय की जो हमारी फसल है वो बेकार हो जाएगी। बारिश 150 से 300 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर एनुअली जो रेनफॉल है वो हमको चाहिए होती है। नाउ अब भारत और चाय के प्रोडक्शन के बीच का क्या कनेक्शन है, ज़रा ये जानो। तो दोस्तों पूरे दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर माना जाता है चाय का, जिसको हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। भारत में चाय पीने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। फिर बात आती है उत्पादन की, तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और उत्पादन के मामले में चाइना हमसे आगे है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उसके बाद हम हैं, लेकिन कंज्यूमर के मामले में हम सबसे आगे हैं। उसके अलावा एक्सपोर्टिंग के मामले में इंडिया चौथा बड़ा देश है जो कि एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों चाय को इतना महत्व दिया गया है कि इसको लेकर एक इंटरनेशनल टी डे हर साल मनाया जाता है। कब? 21 मई को अभी आने वाला है, ठीक है। तो 21 मई को हर साल इंटरनेशनल टी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब इंडिया में क्योंकि पूरी ऐसा नहीं कि केवल एक ही स्टेट में चाय उगाई जाती है, कई सारे स्टेट्स हैं। अगर आप देखोगे तो मैं आपको 5 मेन राज्य बताता हूँ, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जिसमें असम है टॉप पर, बंगाल है, उसके अलावा कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है। ये मैंने आपको मेन स्टेट्स बताए। इसके अलावा भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि यहाँ पे जितना भी टी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, इस इंडस्ट्री को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक बोर्ड होगा
जिसका नाम है टी बोर्ड। ठीक है, अब जो ये टी बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसको कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में रखा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये बॉडी आती है। इस बोर्ड के अंदर में टोटल 31 मेंबर्स हैं, जो कि कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, और चाय की खेती करने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स, काफ़ी सारे लोग इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो बोर्ड है ये हर 3 साल में वापस से तैयार किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और इसका मेन काम क्या है भाई? ऑब्वियस सी बात है, जो टी का प्रोडक्शन उसको बढ़ाना, एक्सपोर्टिंग इंक्रीज करना। और ध्यान रखिएगा, इस चाय के बोर्ड का जो ऑफिस है, इसके हेड ऑफिस है वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में। बाकी इसके 23 ऑफिस जगह जगह पर हैं, और आज के समय पर इसके 2 और ऑफिस हैं विदेश में। ठीक है, एक है दुबई के अंदर और एक है मॉस्को में। तो इसके 2 ओवरसीज ऑफिस भी आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि देखो यूपीएससी ने 2022 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो 2022 में यही प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि टी बोर्ड के रेफरेंस में आपके सामने 4 स्टेटमेंट से बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या टी बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? बात ही गलत है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, बताया तो। तीसरा, टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में नहीं, कोलकाता में है, अभी हमने पढ़ा था। फोर्थ, टी बोर्ड के 2 हेड ऑफिस हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ऑफिस, वो दुबई और मॉस्को में है। जी बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों? मज़ा आ रहा है? बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही है हाथों हाथ आर्टिकल से संबंधित। तो देख रहे होंगे आप आर्टिकल क्या है और उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा कैसे पढ़ना है मिक्स करके, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आज के ही अखबार में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हमारे सामने, स्वीडन नाम के देश ने ऑफिशियली नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, अपना सारा प्रोसेस पूरा कर गए। तो अब नाटो ग्रुप और एक्सपैंड हो चुका है और बढ़ चुका है। इसको लेकर रशिया की चिंताएं इंक्रीज होंगी। अभी समझेंगे नाटो के बारे में, हर एक एस्पेक्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले ये मामला ज़रूर जानो, क्योंकि ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इस आर्टिकल की कटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देख पाओगे, स्वीडन के लीडर हैं, ये एंथनी ब्लिंकन हो गए। ठीक है, यूएस के, यहाँ पर ये सारा का सारा एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है। स्वीडन ने ऑफिशियल तरीके से नाटो को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, प्रॉपर सारे काम हो चुके हैं। तो अभी तक आप पढ़ते होंगे कि पहले तो आप ये पढ़ते थे पिछले साल से पहले तक कि नाटो के अंदर केवल 30 देश हैं, लेकिन पिछले साल 2023 के अंदर में एक देश और ऐड हुआ, फिनलैंड। तो अभी इसमें 31 हो गए थे। नाउ 2024 में एक देश और ऐड हो चुका है। तो फाइनली नाटो के अंदर में टोटल 32 देश हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 32 कंट्रीज नाटो ग्रुप के अंदर में प्रेजेंट है। नाटो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो यूएस का कहना यह है कि अब नाटो और पावरफुल हो चुका है और डिफेंसिव हो चुका है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें मजबूती आ चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपको लोकेशन दिख रहा होगा, जो आपको नाटो के मेंबर्स आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है, जो लाइट ब्लू कलर में है ये नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने मिलकर यहाँ पर नाटो को तैयार किया। लाइट ब्लू कलर में स्पेशली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा इससे थोड़ा जो डार्क कलर है वो कुछ दिनों बाद ज्वाइन करे। ऐसे करते करते कई सारी कंट्रीज़ ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। अभी स्वीडन आपको दिख रहा होगा, ये है ऊपर। स्वीडन जो है रशिया के पास में ही है। ऊपर आप देख पाओगे फिनलैंड, फिनलैंड भी रशिया के पास में ही है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब नाटो के मेंबर्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सब कंट्रीज नाटो के मेंबर्स ऑलरेडी हैं। अब ये सब कंट्रीज क्यों, जैसे फिनलैंड है, अब यूक्रेन है, यूक्रेन भी चाहता है कि भाई मैं भी नाटो का मेंबर बनूं। इसी के पीछे तो पूरा युद्ध हो गया। रशिया नहीं चाहता यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप नाटो ग्रुप को देखोगे तो इसमें जो 32 देश हैं ना आपस में, ये जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं फैली हुई, यूरोप की सारी कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज आपको नजर आएंगी। तो ये 32 देशों के बीच में रिलेशंस काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। नाटो ग्रुप का जो आर्टिकल नंबर 5 है ये बोलता है कि इन 32 देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है तो मतलब ये सब मानेंगे हम पे अटैक हुआ है, और ये सब 32 देश इकट्ठे साथ में खड़े हो जाएंगे और उस देश के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि भाई हम नाटो का मेंबर बन जाएं, ताकि आने वाले समय पर रशिया हम पे अटैक ना करे। यूक्रेन भी ये चाहता है कि भाई नाटो का मेंबर बन जाऊं, क्योंकि नाटो का मेंबर बन जाएगा और रशिया ने अटैक किया ज़रा सा भी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा नाटो एक्टिव हो जाएगा। ये सभी कंट्रीज़ मिलकर फिर अटैक करना चालू करेंगी। इसी तरीके से फिनलैंड ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, स्वीडन ने प्रोटेक्ट कर लिया है। ये आप देख पाओगे। नाटो के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया था।
अगर आप देखोगे ओरिजिनल सिग्नेटरीज में ग्रीस है, टर्की है, वेस्ट जर्मनी, उसके अलावा यहाँ पर स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, फिनलैंड और नाउ अब स्वीडन 2024 में इसको ज्वाइन कर चुका है। तो अभी टोटल 32 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेल्जियम के अंदर ब्रसल्स नाम की जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, नाटो का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 5 वगैरह क्या है ये सब कुछ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उसमें कुछ और ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आज ही के अखबार में छपा हुआ है, पेज नंबर 3 या 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, अब उज्ज्वला सब्सिडी यानी उज्ज्वला स्कीम की बात हो रही है, स्पेशली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, जिसके तहत यहाँ पर सिलेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, ताकि घरों में जो लकड़ियाँ वगैरह जलाई जा रही हैं वो यहाँ पर ना जलाई जाएँ, जिससे पोल्यूशन भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे लोगों की जान भी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वो इंडोर वे में यहाँ पर जलाई जा रही थी, तो उसकी जगह लोग सिलेंडर्स को अपनाएं। उसके लिए यहाँ पर ये योजना लेकर आई गई, जिसके तहत सिलेंडर्स के ऊपर छूट दी गई। तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा है इस स्कीम के थ्रू 10.27 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं वो इनको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम का। तो अभी जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है दोस्तों, वो सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अभी केंद्र सरकार ने 200 रुपये की जो सब्सिडी है पर सिलेंडर के, जो कह सकते हो 1 साल में जो 12 रिफिल्स होती हैं, उस पर 200 रुपये की सब्सिडी को यहाँ पर मेंटेन रखा है। पहले 2022 में ये दिया था, फिर 2023 में इसको इंक्रीज़ कर दिया, फिर फाइनली अभी यहाँ पर 1 साल के लिए और ज़्यादा सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। तो बस छोटी सी न्यूज़ है कि भाई यहाँ पे सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिल रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया आगे के लिए। क्लियर। अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये पूछा जाएगा आपसे? कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये योजना क्या है, कौन सा मंत्रालय चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, ये बेसिक तथ्य हैं जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, या मेंस में अगर पूछा गया डायरेक्टली तो वहाँ पे भी आप इसका रोल बता पाओगे। तो चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक सरकारी प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद है क्लीन कुकिंग फ्यूल यहाँ पे प्रोवाइड करवाना, स्पेशली गाँव वाले घरों में, गाँव में जहाँ पे अभी भी चूल्हा, लकड़ियाँ, कोयला जलाया जा रहा है, उन चीज़ों को यहाँ पर पूरी तरह से बंद करना, जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके, प्लस लोगों की जो जान जा रही है उस घुटन की वजह से, उस टॉक्सिक पोल्यूशन की वजह से, उसको रोका जा सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से ये योजना लेकर आई गई। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है महिलाओं को और सशक्त बनाना, महिला घर में लोगों की जो हेल्थ है उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना, डेथ को कम करना। ठीक है, ये यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी आता है यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री। तो कौन से मंत्रालय के अंडर में दोस्तों ये पूरी योजना काम करती है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है एलपीजी कनेक्शन को लेकर। कुछ रिफिल्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं, ये भी आप देख पाओगे। अभी सब्सिडीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, सब्सिडीज़ अभी 1 साल के लिए एक्सपैंड कर दी गई, मैंने आपको बता दिया। अभी इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फेज 1 है दोस्तों, वो 1 मई 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन टारगेट था 8 करोड़ लोगों को एलपीजी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फिर उसी का हम लोगों ने फेज 2.0 स्टार्ट किया, जिसको उज्ज्वला 2.0 बोला गया, जिसमें टारगेट्स हमारा जो पहले अचीव नहीं हो पाया था उन टारगेट्स को पूरा करना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो कई सारे लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी अभी 8 करोड़ से ज़्यादा जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर इसके बेनिफिट्स मिल चुके हैं। ये जो एलपीजी सिलेंडर से दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो मंत्रालय वगैरह मैंने आपको बता दिया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको समझ में आ गया, फीचर्स क्या है वो आपको समझ में आ गए, इसके बेनिफिट्स क्या है वो आपको समझ में आ गया। और मैंने बोला पहला फेज़ मई 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 8 करोड़ लोगों को ये कनेक्शन देने की बात की गई थी। बट हुआ क्या, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। बाद में हमने 2.0 भी लॉन्च किया, इसी का फेज़ 2 लॉन्च किया, जिसके तहत कुछ एडिशनल 1 करोड़ और कनेक्शन देने की बात की गई ना। फाइनली अभी यहाँ पर टारगेट है हमारा कि इस स्कीम या इस योजना के अंदर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली ये जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएँ। लेकिन पता है, कहोगे यहाँ पर अच्छी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, सब बढ़िया है। लेकिन दोस्तों यही योजना को अगर आप डिटेल से पढ़ दो तो यहाँ पर कुछ चिंताएँ भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। जैसा कि लोग यहाँ पे जो योजना में कवर हो रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा ने ये बताया कि लोग ना बार बार रिफिल नहीं करवा रहे हैं सिलेंडर। एक बार उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, बार बार रिफिल नहीं करवा रहे हैं, वापिस अपने पैटर्न पर चले जा रहे हैं। ठीक है, ये हमको यहाँ पर देखने को मिला।
ठीक है, जिनकी हाउस होल्ड कंजम्पशन यहाँ पर कम है। तो ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे नजर आई। प्लस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ते चले गए, चाहे वो सब्सिडी ही क्यों ना हो, सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों ना दे रही हो, उसकी सब्सिडी देने के बावजूद भी यहाँ पर जब लोगों को महंगे लग रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर लोगों ने फिर से बाद में रिफिल करवाना बंद कर दिया, वापस अपना जो पुराना जो तरीका अपना रहे थे वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, सब्सिडी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। 2018 जनवरी 2018 से मार्च 2023 के बीच में देखोगे तो जो सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर से दोस्तों वो इंक्रीज़ हुए हैं 82% से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि जो सब्सिडी है जिसके ऊपर सरकार पैसा खर्च रही है वो सब्सिडी लगातार इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है, ये अमाउंट यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जो नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर्स है उनका प्राइस और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आएंगी। उसके अलावा कई और फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो सिलेंडर है, जो गैस आ रही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बन रही है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट के चार्जेस, बॉटल चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, ये सारा पैसा जब लगा जाता है तो उसके बाद एक फाइनल एलपीजी प्राइस तैयार होता है। ठीक है, तो जो सिलेंडर्स आपके पास में पहुंच रहे हैं दोस्तों, पता है इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो दोस्तों यहाँ पर एलपीजी के जो प्राइस होते हैं इसको कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूला के बेसिस पर, जिसका नाम है आईपीपी, यानी कि इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो जो कैलकुलेशन की जाती है वो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के अकॉर्डिंग की जाती है। ये डिपेंड होता है इंटरनेशनल मार्केट पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइसेस है स्पेशली। अब ये जो आईपीपी है दोस्तों, ये कैलकुलेशन सऊदी अरामको एलपीजी प्राइस करता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर एलपीजी का यही करते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। तो इस प्राइस में कई सारी चीज़ें होती हैं भाई, जो गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने के चार्जेस हो गए, कस्टम ड्यूटीज, पोर्ट के चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। फिर इंडिया में आएगा, देन उसके बाद में इंपोर्ट के चार्जेस हो गए, उसके अलावा बॉटलिंग कॉस्ट हो गए, मार्केट एक्सपेंस, डीलर कमीशंस हो गए, जीएसटी हो गया। तो इसके बाद ये जो इसके प्राइस हैं वो ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। यानी वही कच्चे तेल वाला मैटर, जैसे कच्चे तेल के प्राइसेस इंडिया के हाथ में नहीं है, वो है इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे दाम है उसी तरीके से यहाँ पर इंडिया में बिकेगा वो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ऐसे यहाँ पर एलपीजी के प्राइसेस भी आपको नजर आते हैं। फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, वो मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आज के न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है दोस्तों। इस टॉपिक को हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट को अभी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिल चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी क्या है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको लेकर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से भी न्यूज़ में आई थी, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था, आज भी मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बात क्या है, ज़रा इसको सुनो। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। यह प्रोजेक्ट किस चीज़ का है? भारत का 5वां AMCA तैयार किया जा रहा है दोस्तों। 5वां नहीं, 5th जनरेशन का नया एडवांस मॉडर्न AMCA क्या है? यह है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक फाइटर जेट, ये जो आप देख पा रहे होंगे। तो इस फाइटर जेट को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने। अब बाकी का मामला DRDO वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे, ये बात यहाँ पर बताई गई। तो ये जो नया फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है 5th जनरेशन का, इसमें कई सारी ताकत होने वाली है। 25 टन का 2 इंजन वाला दोस्तों ये एयरक्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें कई सारे हथियार लगाए गए हैं दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं पहली बार। इसका मेन मकसद है लगभग 1500 किलोग्राम का पेलोड यहाँ पर ये ले सके, इंटरनल पेलोड, और एक्सटर्नल पेलोड लगभग 5500 किलोग्राम तक का ये लोड कर सके। ये ताकत यहाँ पर इसके ऊपर रखने की बात की गई है। तो एक एडवांस लेवल का फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं। हमारे पास में ऑलरेडी पुराने वर्जन्स हैं, हमारा मेन मकसद है इसको और मजबूत करना। तो उसी के लिए यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह अप्रूवल दिया भाई इसका डिज़ाइन और इसके डेवलपमेंट के लिए। और अभी पहले इसका एक प्रोटोटाइप, एक डेमो तैयार किया जाएगा, कुछ सालों में उसको टेस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद जो है इसका पूरा प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मामला न्यूज़ में क्यों है, क्या है न्यूज़ में, वो आपको समझ में आया। अब एग्जाम की थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं यार। सिंपल सी बात है कि हर एक आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर आता है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये आखिरकार है क्या, जरा ये जान लो दोस्तों। अभी हाल ही में भी ये चर्चा में था, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर एक अप्रूवल दिया था। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इस कमेटी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कैबिनेट कमेटी क्या होता है। तो दोस्तों कैबिनेट कमेटी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। कहने का मतलब है
कैबिनेट कमेटी का कहीं पर भी जिक्र जो है वो हमारे भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कैबिनेट कमेटी की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इनको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारी सरकार के ऊपर में बर्डन कम पड़े। ठीक है, कई सारे जो डिसीजंस हैं स्पेशली वो यहाँ पर ये पूरी कैबिनेट जो है वो मिलकर लेती है। आप देख पाओगे पूरा ये कैबिनेट बैठा हुआ है जिसमें गवर्नमेंट अलग अलग जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सबके जो लीडर्स हैं वो अलग अलग बैठे हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के लीडर हो गए, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हो गए, रेलवे मिनिस्ट्री के हो गए, सब मिलकर डिसीजंस यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर पीएम बैठे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा कैबिनेट कमेटी होता है इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तैयार करते हैं जब यहाँ पर सरकार कभी कभी इन कैबिनेट को रिशफल भी करती है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव भी करती है। ठीक है, चेंजेस भी होते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर इस पूरे स्टैंडिंग कमेटी को तैयार करते हैं। ध्यान रखना, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कैबिनेट को कौन तैयार करता है? हमारे प्रधानमंत्री तैयार करते हैं। उसके अलावा ये जो कैबिनेट कमेटी होती है इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन होता है? इसमें 3 से 8 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और वो जो मेंबर्स होंगे वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यह है कि जितने भी सारी की सारी कैबिनेट कमिटीज होती हैं इनको हमारे प्रधानमंत्री ही चेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं या एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर उसको चेयर करता है। क्लियर? हालांकि यहाँ पर बोला जा रहा है अगर प्रधानमंत्री, अगर आप देखोगे एक कमेटी मेंबर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर उस कमेटी के हेड भी कहलाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि एक कैबिनेट कमेटी जो होती है इसमें हमारे कुछ 8 तक यहाँ पर एक स्पेशल मेंबर्स देखने को मिलेंगे, 8 तक कैबिनेट मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 8 मेंबर्स को बात करते हैं जिसमें यहाँ पर जैसे मैंने बोला 3 से 8 मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा कैबिनेट कमिटीज़ के भी अलग अलग यहाँ पर टाइप होते हैं। तो जब कमिटीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज़ हमारे पास में देखने को मिलती हैं। 8 अलग अलग कमिटियाँ तैयार की जाती हैं। वो कैबिनेट कमेटी कौन कौन सी हैं? एक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, देन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, देन कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, देन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये डिफेंस को लेकर काम करती है ना, जिसने अभी अप्रूवल दिया है ये जेट बनाने के लिए। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो इस तरीके के यहाँ पर आप देख पाओगे 8 हमारे पास में कैबिनेट कमिटीज़ प्रेजेंट हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के समय पर जितनी भी कमिटीज़ हैं उसमें से कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन दोनों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी कमिटीज़ को हेड कौन करता है? उसको हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा पोर्शन कैबिनेट कमेटी होती क्या है। अब मैंने बोला इसमें अलग अलग टाइप हैं, 8 होती हैं कमिटीज़। तो उसमें से जो एक कमेटी है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, जिसकी वजह से हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये जो कमेटी है इसका मेन काम होता है कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, जब बात आती है हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी की। ठीक है, अभी भी हम नेशनल सिक्योरिटी की वजह से तो जो फाइटर जेट है वो ले रहे हैं, जिसको अप्रूवल इस सिक्योरिटी कमेटी ने दिया है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या करता है? जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं डिफेंस की पॉलिसी को लेकर, हमें कौन से हथियार पर खर्चना है, इन सब मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करता है। अब इस कैबिनेट सिक्योरिटी के अंदर मेंबर्स कितने होते हैं? तो पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री, देन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, देन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, देन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, देन उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर। ये सभी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस कमेटी का मेन काम क्या है? तो जैसे मैंने बोला इंडिया के अंदर में डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन सभी को डील करना। ये डील करता है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, देश में नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। ठीक है, ये कमेटी डिस्कस करती है पॉलिटिकल इश्यूज़ को, ऐसे इश्यूज़ जो हमारे देश की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो और भी कई सारी जो डिफेंस प्रोडक्शन करना है उसके सारे डिसीजंस लेने का यहाँ पर ये काम करती है ना। एटॉमिक एनर्जी का कोई इशू है तो उसको लेकर भी ये मैटर्स को डील करती है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं एक और आर्टिकल पर। यह आर्टिकल भी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमी का पेज होता है वहाँ पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बात है इंडिया की जो रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा खुद मूडीज़ ने बताया है। ये मूडीज़ क्या है? मूडीज़ एक प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसका मेन काम होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ की बेसिकली यहाँ पर ये बताना कि उनकी इकॉनमी,
किस तरीके से ग्रो करेगी, इस तरीके की यहाँ पर वो क्रेडिट रेटिंग देती हैं। ठीक है, इस प्रकार की रेटिंग देने का काम करती हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने बोला इंडिया का जो रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार ग्रो करेगा, हमारी जीडीपी आगे भी ग्रो करेगी। ठीक है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एक एक्सपेक्टेशन या फिर कह सकते हो एक प्रोडिक्शन, एक भविष्यवाणी की गई है। तो मूडीज़ के जो इन्वेस्टर सर्विस हैं, इन्होंने 7 मार्च को बोला है कि भारत की रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। हमारा रियल जीडीपी जो है ये 8% से ग्रो करेगा। ठीक है, जबकि 7% से बढ़कर ये 8% तक ग्रो करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जबकि कुछ डेटा है जिसका कहना यह है कि नहीं 8% नहीं 7.6% से ग्रो करेगा, बट यहाँ पर इस मूडीज़ ने बोला है कि 8% से यहाँ पर इंडिया की जो जीडीपी है वो इस बार ग्रो करती हुई नजर आएगी। इंडिया की जो ग्रोथ है स्पेशली जीडीपी की, वो एक मजबूत रोबस्ट ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो डिसीजंस होते हैं दोस्तों, ये समय के साथ चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कभी हो रही है ग्रोथ, कभी नहीं हो रही है। इस प्रकार का जो डेटा है वो यहाँ पर ये लोग रिलीज़ करते रहते हैं, है ना। अब ये भी एक प्रोडिक्शन है, कुछ चेंजेस होंगे तो उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। तो एग्जाम में आपको ये हेल्प नहीं करता। और कभी भी ध्यान रखना, इकॉनमी के अंदर ये जो परसेंटेजेस है, इतने परसेंट से ये जीडीपी ग्रो होगी, महंगाई बढ़ी है, ये घटी है, ये कभी ध्यान नहीं रखना होता, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में अगर कुछ पूछा गया तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा जिसको लेकर ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। यहाँ पर हम जानेंगे आखिरकार ये जो क्रेडिट रेटिंग होती हैं, ये जो एजेंसीज होती हैं, क्या होती हैं, एजेंसीज कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है एक प्रकार की कंपनी होती है। एक ऐसी कंपनी जो कि एक देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझाती है, बताती है भाई उस देश की ताकत क्या है फाइनेंस के मामले में, अगर वो उधार लेगी तो चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए, उसको उधार को चेक करते हुए, उसकी सारा डेटा को चेक करते हुए यहाँ पर उसको क्रेडिट रेटिंग देती है। रेटिंग में यहाँ पर ए देना है, क्या रेटिंग देनी है, तो वो रेटिंग दी जाती है और उस रेटिंग का अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। मान लो रेटिंग अच्छी मिल गई तो लोग समझेंगे, इन्वेस्टर समझेंगे भाई हाँ इसका इस देश के ऊपर कोई उधार नहीं है, उधार होता तो चुका देता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इन एजेंसीज, इन कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं, जैसे फिच रेटिंग नाम की एक कंपनी है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस एंड स्टैंडर्ड्स, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जिसने इंडिया की जीडीपी को अभी बोला है कंटिन्यू तरीके से ग्रो करेगी। ठीक है, एक तो कंपनी है वही फिच रेटिंग, दूसरा मूडीज इन्वेस्टर, तीसरा S&P दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है दोस्तों, दुनिया भर की कंट्रीज को उस प्रकार से रेटिंग देने का काम करती हैं। लेकिन आपको पता है ये तो इंटरनेशनल वाली बॉडीज़ हैं, इसके अलावा इंडिया की खुद की अपनी डोमेस्टिक बॉडीज़ भी हैं। भारत के पास में खुद की 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ध्यान रखिएगा। और वो जो 6 एजेंसीज इंडिया के पास में है वो सेबी के अंडर में आती हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब सेबी के अंडर में जो ये 6 बॉडीज आती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है क्राइसिल, देन ICRA, देन केयर, देन SMERA, देन फिच इंडिया एंड देन ब्रिक वर्क रेटिंग्स। ये 6 रेटिंग एजेंसी हैं भारत की खुद की, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये था कि भैया आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। क्या ये सही बात है? कहोगे नहीं, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेबी के अंडर में आती है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, रेटिंग एजेंसी है एक ICRA, क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? चलो अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। फिर थर्ड देखो, फिर यहाँ पर बात की जा रही है जो ब्रेकवर्क रेटिंग है, ये एक प्रकार की इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था भारत के पास में खुद की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं कई सारी हैं, क्राइसिल, ICRA, ऐसे यहाँ पर ये ब्रेकवर्क रेटिंग भी है इंडिया की एजेंसी। तो हमारा दूसरा वाला अगर आप देखोगे, पहला वाला तो गलत है, सीधा सीधा पता चल गया। तीसरा वाला यहाँ पर सही है, ये भी हमें पता है ना। अब पहला वाला गलत है ये पता है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। पहले में है पहला, C में है, D में है, तो तीनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। दूसरा वाला हमारा सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 और 3 हमारा सही उत्तर है, यानी कि जो ICRA है एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये भी सही है और थर्ड वाला भी सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर B 2 और 3 इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। नाउ कहोगे आप सर आज आपने एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया। दोस्तों जो आज एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं ना न्यूज़पेपर में, वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर एडिटोरियल्स को अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर जेंडर गैप से रिलेटेड हैं, या फिर आप देख पाओगे हेल्थ रिसर्च में जेंडर गैप यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है ना, कि जो महिलाएं हैं उनको हेल्थ में स्पेशली जब भी कोई कह सकते हो दवाइयों पर टेस्टिंग हो रही है या कुछ और काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तो उसमें विमेन के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, मेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार के गैप को कम किया जाए।
फिर दूसरा आर्टिकल है वो भी यहाँ पर इसी के बारे में बात करता है। फिर एक आर्टिकल और है वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करता है। अब सर्वाइकल कैंसर का एक ऐसा टॉपिक है जो इस महीने में बताऊँ तो एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले महीने 3 से 4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। आपको फिर भी पढ़ना है तो आज से 2 से 3 दिन पहले का वीडियो आप प्लीज़ चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने सर्वाइकल कैंसर को लेकर पूरा का पूरा एडिटोरियल आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको पता है इनके बारे में। अब राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़े, कुछ ऐसा नया कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने लायक हो, समझाने लायक हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे वाले टॉपिक को आप मिस कर सकते हो, हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो। उसके बजाय कुछ काम का पढ़ लो जो एग्जाम में हेल्प करेगा। सही बात है, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पर टाइम ज़ाया करने के बजाय आप प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर टाइम अपना लगाओ। चलिए अब आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2015 का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कौन इशू करने का काम करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इस रिपोर्ट को इशू करता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।